फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और आज हमारा चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। ये हमारा जो फेमस गेस्ट पेपर है उसी गेस्ट पेपर का ये वीडियो है। ठीक है, तो ये पेपर आपको जल्दी ही मार्केट में देखने को मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपका ये वीडियो देख लेना और मार्केट में आपको कुछ ऐसा ही गेस्ट पेपर देखने को मिलेगा। तो इससे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पर टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के पहले आपको क्या करना है कि टेस्ट देने के पहले अपने पास कॉपी और पेन अपने साथ रख लें और साथ में अपना कमेंट करते रहें। बाकी हमारा कोई अदर चैनल है फिजिक्स अकेडमी कंप्यूटर कक्षा विद अभिजीत सिंह, इन सब यूट्यूब चैनल पर आप जाके वीडियो देखने के बाद सर्च कर सकते हो। चीज़ को चाहे तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है डायमेंशनल फार्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो एक बोर्ड हमसे पूछा जाता है। तो इसको हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ लिखते हैं। तो इसे हम लिखते हैं क्वेश्चन 1, और हमसे कहता है कि वाइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला एप्सिलॉन नॉट का? तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें इसका पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर आता है। तो हमें पता है कि फार्मूला किसका पता है? हमें पता है फोर्स का फार्मूला क्या होता है हमें एफ इक्वल टू, हमें पता है कि एफ इक्वल टू होता है एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ना इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला करना है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हो जाएगा 1/, देखो 4 पाई कांस्टेंट ऐसा कुछ होता नहीं है, एफ नीचे आ जाएगा तो हमें लिखना पड़ेगा डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला फॉर आर स्क्वायर, और ऊपर लिखना पड़ेगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 एंड Q2 का डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं सबसे पहला कि यहाँ पर जो Q1 Q2 दोनों चार्ज है, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला 80 होता है। तो यहाँ पर दोनों Q1 Q2 था, तो दोनों को चाहे तो लिख सकते हैं 80 का स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 दोनों सेम है, चार्ज है, तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है, हमारे पता है, आपको पता होगा ML/T-2, और R मतलब डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला होता है L⁻²। सॉल्व करते ऊपर वैल्यू तो m चला जाएगा ऊपर, तो m बन जाएगा -1, है ना, m बन जाएगा -1, नीचे L1 और L2 है, तो टोटल ऊपर जाकर बन जाएगा L-3। ठीक, t का देखते हैं तो t नीचे -2 था, ऊपर जाकर बन जाएगा +2, और ऊपर एक ऑलरेडी t का पावर 2 है, तो ये बन जाएगा t का पावर 4। ठीक है, और क्या बच गया हमारे पास लास्ट में a, तो a का पावर कितना बन जाएगा? a का पावर हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा आप देखोगे तो हो जाएगा m-1 L-3 T4 और A2। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आगा हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 में है, कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, कह रहा है कि कौन सा फॉर्मूला सब सही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है हमें पता होगा QE, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है, वो होता है हमारे पास चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि कह रहा है कि अगर एक क्लोज सरफेस है तो इससे कितना फ्लक्स पार होगा, तो इसके अंदर कितना चार्ज है Q, है ना। जो चार्ज इस सरफेस के अंदर होगा उस Q क्या लिखते हैं, डिवाइड बाई करते हैं हम एप्सिलॉन नॉट, हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन 3, लिखता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज होगा तो उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सिंपल सा है, आपसे यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा गया है और चार्ज गिवन है। तो एक पॉइंट याद रखना, सिंपल सा तरीका, कि यहाँ पे जो फाइंड करना हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन में लिखते हैं 3, है ना, ये क्वेश्चन में लिख लेते हैं हम 3, और इसको लिखते हैं हम अगले क्वेश्चन को लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे आएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमें पता है कि Q इक्वल टू होता है N इंटू E। ठीक, तो N इक्वल टू हो जाएगा चार्ज डिवाइड बाई E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। Q गिवन था हमें, वो 2 कूलम गिवन है, क्वेश्चन में 2 कूलम चार्ज गिवन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिंपल सा इतना ही करना था और कुछ नहीं। ठीक है, तो पूरी वैल्यू रख के हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आप पर ऊपर हो जाएगा, बन जाएगा 10⁻19 बन गया, नीचे पॉइंट था ऊपर जाकर 2 0 बन जाएगा, तो बन जाएगा 20/16, है ना। डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 से 4 टाइम में डिवाइड होगा, 4 से 520 होगा, एंड 5/4 की वैल्यू होती है वो होती है 1.25। तो 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने, 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज में। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन पर हम 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 4 कहता है कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। कह रहा है रिलेटिव परमिटिव वाटर वो 81 है
इफ एप्सिलॉन फॉर वाटर यानी परमिटिविटी ऑफ वाटर एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, कह रहा है इनकी वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, है ना। तो देखो फॉर्मूला हम बात है, क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं 3 की तरफ, क्वेश्चन 4 की तरफ। तो याद रखना कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना, ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। देखो हमें क्वेश्चन में ई आर की वैल्यू गिवन है, उन्होंने कहा रिलेटिव है ना, रिलेटिव मतलब ई आर की वैल्यू गिवन है 81, ठीक। तो 81 इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। सो दिस इम्प्लाई बोल सकते हो कि जो आपकी परमिटिविटी ऑफ वाटर होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 81 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना और शेयर भी कर लेना। आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, लिख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जैक बोर्ड इसको अक्सर पूछता है। पे रखना, ये फेमस गेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, गेस्ट पेपर अभी तक मार्केट में आया नहीं है, आप आएगा तो आप देख लेना किससे क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिल रहे होंगे वहां पर, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन 5, लिखता है कि द टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट ए डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर। कह रहा है दो चार्ज हमारे पास है ना, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो कितना है, एफ है। तो हम बात करें क्वेश्चन 5 की तरफ, तो फोर्स पहले कितना था, मान लो दोनों चार्ज बराबर है तो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू कूलम फोर्स के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मान लो हमने कहता है दोनों चार्ज बराबर है तो लिख लिया क्यू क्यू, लिख लिया दोनों चार्ज क्यू क्यू, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर था, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज की मतलब बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर के। ये तो क्या हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बात पूछता है कि इफ द चार्ज आर हाफ, कह रहा है तो दोनों चार्ज को आधा आधा कर दो और डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, और उनके बीच की दूरी को डबल कर दो। तो करना है क्या, यहाँ पर कह रहा है कि अभी जो बताओ तो पता है कि बताओ नया फोर्स कितना होगा, तो नया फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, के, उसने कहा दोनों चार्ज को आधा कर दो, जो पहले क्यू था वो बन जाएगा क्यू बाई टू, दूसरा चार्ज भी जो क्यू था वो बन जाएगा क्यू बाई टू, ठीक, एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर। उसने कहा डिस्टेंस को कितना कर दो, डबल कर दो, यानी उनके बीच की जो दूरी थी उसको आप कितना कर दो, आप अब आप डबल कर दो, मतलब 2r कर दो, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और ये बन जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है। ये जाके यहाँ को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 16 इंटू आर स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद रखना कि जो एफ की वैल्यू किसके इक्वल है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ भी हमारे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया, यानी यहाँ से आप बोल सकते हो ऐसा कि जो एफ डैश की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, वो एफ डिवाइड बाई 16 हो जाएगी, क्योंकि के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू वो एफ है। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जैक बोर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछता है और इसलिए इस पेपर में भी ये क्वेश्चन उन्होंने दे के रखा था। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, लिखता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। कह रहा है जब आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कह रहा है कि बताओ उस पर क्या लगेगा। तो ध्यान देना, सबसे पहली बात, जब भी वो पूछे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र, क्या होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, तो रखना उस पर क्या लगता है, उस पर सिर्फ एक लगता है टॉर्क, मतलब उस पर एक सिर्फ एक आघूर्ण ही लगता है, क्या लगता है, ओनली टॉर्क, ठीक है। तो जब भी आएगा तो लिखना ओनली क्या लगता है, ओनली टॉर्क लगता है, फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आघूर्ण। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं समझे ना, इसको हम लोग आघूर्ण बोलते हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। आपके क्वेश्चन नंबर 7 लिखता है इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनोकूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। अभी सेम ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, है ना, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो कह रहा है एक चार्ज पे कितना, एक बॉडी पे कितना चार्ज है, तो जो चार्ज वो 1 नैनोकूलम है, 1 NC, नैनोकूलम ना, एन स्मॉल मतलब नैनोकूलम, मतलब होता है 10 के पावर -9 कूलम, ठीक है। कह रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई, यानी दिन से पहले हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे N, इसकी वैल्यू होगी चार्ज डिवाइड बाई ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। Q की वैल्यू गिवन है 10 के पावर -9 गिवन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप सभी को पता है, याद भी रखना, आपको पता ही नहीं होना चाहिए, केमिस्ट्री भी आप पढ़ते रहते हो, फिजिक्स में आपको पढ़ना है कि 1.6 इंटू 10 पर -19। अब क्या करना है, सिंपल इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, 10 पर -9 19 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 के पावर, तो बन जाएगा ये जो नीचे था -19 वो बन जाएगा +19, ठीक है, और डिवाइड बाय था आपका 1.6।
मतलब ये जो टोटल नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा 10 का पावर 10 डिवाइड बाई 1.6। ठीक है, अभी को सिंपल सॉल्व करना है। अब सिंपल सॉल्व आप कैसे कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10 का पावर 9 डिवाइड बाई 1.6। ठीक है, और 10 को जब आप 1.6 से जब भी आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आती है 6.25। तो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 6.25 इंटू, हाँ, 10⁻⁹ इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इंटू 25 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके यहाँ पर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो देखोगे कि आई थिंक ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ ए सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन इट मीन्स दैट बॉडी हैज। कह रहा है कि किसी भी सॉलिड बॉडी को अगर आप नेगेटिवली चार्ज कर दिए, है ना, फ्रिक्शन के द्वारा, इसका मतलब क्या है। देखो अगर किसी भी चीज़ को अगर आपने पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। मतलब कि उस बॉडी पर क्या आ गया है, उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया है ना। यानी उस बार पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज का मतलब उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मतलब किसी भी बॉडी को अगर आपने, ठीक है, ठीक है, किसी बॉडी पर आपने क्या दिया, किसी बॉडी पर आपने का नेगेटिव चार्ज दिया, मतलब उस पर क्या आ गया, उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसमें, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है। क्या बढ़ गया उसमें, उसमें बढ़ गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, बढ़ गए, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 9, है ना। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में हम इसका लाइव टेस्ट भी करेंगे, एमसीक्यू का पूरा फिजिक्स का लाइव टेस्ट आएगा, उसको भी आप जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आपके एग्जाम की प्रैक्टिस सक्सेस हो जाए। लिख द सरफेस कंसीडर्ड फॉर ग्रॉस सरफेस फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। कह रहा है जब भी आप गॉस लॉ यूज करते हैं तो उसमें आप एक सरफेस बनाते हैं, है ना, इमेजिनरी सरफेस। कैसा सरफेस होता है, वो एक इमेजिनरी होता है, वो रियल नहीं होता है, वो एक आभासी सरफेस होता है, सतह होता है। इस सरफेस का नाम क्या है, तो सिंपल सी बात है, नाम ही लिखा है गॉस लॉ, तो सरफेस का नाम भी क्या होगा, गॉसियन सरफेस। और ये हमेशा एक क्लोज सरफेस होता है। ठीक है, क्या सरफेस होता है, ये हमेशा एक क्लोज सरफेस होता है, यानी कि हमेशा बंद सतह होगा। आते क्वेश्चन नंबर 10 लिखता है ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है कि जब भी हम एक पॉइंट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, तुम्हें पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, एफ इक्वल टू, तो एफ इक्वल टू होता है, यानी किसी भी चार्ज को मान लो अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक चार्ज रख दिया क्यू, तो इस क्यू चार्ज पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब ये इधर भी भागने हो जाएगा, है ना, ये इधर मूव करेगा, इधर मूव कर रहा है मतलब इस पर फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स के लिए किसके को लोगी, तो इस फोर्स की वैल्यू होती है वो क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो चार्ज रखा है उसको मल्टीप्लाई करो इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये हमारा फोर्स आ जाएगा। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2। बात समझ आ गया। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11, है ना। क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज। कह रहा है जब किसी सोप बबल को अगर आप नेगेटिव चार्ज दोगे तो वो क्या होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड पहले भी पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है कि जब भी आप एक सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दोगे तो क्या होगा, तो उसका रेडियस यानी उसकी त्रिज्या में क्या होगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कर रहे हैं। तो याद रखना सबसे पहली बात कि जब भी आप किसी भी एक मान लो पास एक सोप का बबल है, ठीक है, आप जैसे आपने इसको दिया नेगेटिव चार्ज देखो तो क्या होगा, इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सरफेस पे ऐसा। देखो जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। यानी ये वाला इस वाले को रिपेल करेगा, इस वाले को रिपेल करेगा, वैसे ही सब क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करके क्या होगा, इनका साइज हो जाएगा बड़ा, है ना, क्या होगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, सच दैट कि इनके बीच का दूरी बढ़ जाए। क्योंकि जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ेगी फोर्स कम हो जाएगा, तो क्या होगा, इसकी साइज क्या होगी, इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, सच दैट की। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन बी, ड्यू टू रिपल्सन, है ना। क्यों होगा, ड्यू टू रिपल्सन होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, इसलिए। ठीक है, बढ़ जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 12 लिखता है द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, देखो बहुत सारे यूनिट है इसके बारे में। एक तो होता है, हम बात करें क्वेश्चन 12 की, तो देखो क्वेश्चन 12 के बहुत सारे आंसर हैं। एक तो पूछा जाएगा, है ना, तो एक होता है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, वो होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अदर यूनिट की बात करें, अगर हमसे कुछ और यूनिट पूछा गया है, अदर यूनिट, तो एक याद रखना कि एक और फॉर्मूला होता है
ई इक्वल टू होता है, हमने पढ़ा होगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला पूछा जाता है, इस फॉर्मूले को भी याद रखना। ठीक है, डी वी मतलब होता है वोल्टेज चेंज इन, मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका होता है वोल्ट। और डी एक्स मतलब होता है लेंथ, मतलब होता है मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर, यानी बोल सकते हो इसका यूनिट होगा वो वोल्ट पर मीटर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो आंसर है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, बट एसआई यूनिट पूछा जाए तो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। हमसे ऑनली सिर्फ हमसे सिर्फ यूनिट पूछा गया था, और देखो न्यूटन पर कूलम गिवन भी नहीं है, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 13 लिखता है द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, बात है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो तीन टाइप की डेंसिटी होती है, एक को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बात करते हैं जब भी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो मान लो किसी भी सरफेस पे अगर मान लो हमने कुछ चार्ज दिया है ना, तो हमने एक सरफेस है, क्या ना सरफेस सतह है, एक सतह है ना, एक सतह से मान लो हमने चार्ज दिया Q, और इसका जो एरिया अगर A है, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होता है चार्ज डिवाइड बाई एरिया, है ना, उस सतह के एरिया से डिवाइड कर देना चार्ज को। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, तो पता है आप सभी को कि चार्ज का हमसे पूछा यूनिट, तो यूनिट क्या होना चाहिए, तो यूनिट ऑफ सिग्मा मतलब यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए, तो चार्ज का यूनिट होता है कुलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी यूनिट क्या होना चाहिए, कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज, कह रहा है कि एक जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसके पास क्या होगा। तो याद रखना कि जब भी हम चार्ज के बारे में बात करेंगे, है ना, जब भी हम चार्ज के बारे में बात करेंगे तो हम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में लिखते हैं, है ना, कभी भी प्रोटॉन के बारे में नहीं बात करते, हम हमेशा बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि एक बॉडी से या तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे या तो उसमें इलेक्ट्रॉन दे दोगे, है ना। इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से प्रोटॉन को निकालना या प्रोटॉन में डालना ये पॉसिबल नहीं है ना। हम किसको निकालते हैं, या तो हम इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो बन जाएगा बॉडी पॉजिटिव चार्ज। और अगर मान लो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 14 कर रहे हैं ना, तो मान लो हम ऐसा कर रहे हैं कि क्वेश्चन 14 में कि मान लो अगर किसी बॉडी से अगर चार्ज निकालोगे, मतलब अगर आपने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया तो बॉडी पे चार्ज कैसा आ जाएगा, बॉडी हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, है ना। बॉडी क्या हो जाएगा, बॉडी पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा ये। ठीक, और ऐसे ही मान लो किसी बॉडी पर अगर आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे, है ना, इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया है, तो बॉडी क्या बन जाएगा, बॉडी बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बॉडी क्या बन जाएगा, बॉडी बन जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाएगा, मतलब हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, है ना, इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, है ना, इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब इलेक्ट्रॉन की अब कमी हो गई है ना। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो क्या बोलोगे इसको बोलोगे कि डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया था। आपके क्वेश्चन 15 लिखता है व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग में क्या होता है, तो अभी सिंपल सी बात है ना, चार्ज करने पर क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन पे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बोलते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन आ गया तो बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लूज करेगा तो निकल जाएगा, गेन मतलब आ गया। तो बॉडी को हम क्या होगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बोलेंगे बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ गया तो बोलेंगे बॉडी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब दोनों हो सकता है ना, इसलिए बोथ ए एंड बी द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 लिखता है व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास। कह रहा है कि जब भी एक बॉडी को चार्ज करोगे तो उसका मास क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी बॉडी को चार्ज किया तो क्या हुआ, या तो इलेक्ट्रॉन निकला या तो इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, क्या होगा, बॉडी या तो इलेक्ट्रॉन, सबका आंसर यही है ना, सभी का रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, तीनों क्वेश्चन का रीजन यही लिखा है, सुनते जाओ अच्छे तरीके से। अगर आपने किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, मतलब बॉडी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब बॉडी पॉजिटिव चार्ज बन गया है। अब बॉडी है ना, बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने, नेगेटिव चार्ज निकाल लिया मतलब बॉडी पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है, और इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होता है, इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है बाहर, मतलब अपने साथ मास भी लेके जा रहा है। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज बनेगा, मतलब मास कम हो जाएगा। और ऐसा बोलो कि अगर इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ मास भी आ रहा है, मतलब मास बढ़ जाएगा, मास आ जाएगा तो, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन आएगा यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो
इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी यानी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बॉडी नेगेटिव चार्ज होगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन आया है मतलब इलेक्ट्रॉन का मास भी आया है, इलेक्ट्रॉन का मास भी आया है मतलब मास अब बढ़ जाएगा। यानी अगर बॉडी कोई नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो उसका मास भी बढ़ जाता है, यानी दोनों सकता है ना। इसने कुछ कहा नहीं कि क्या होगा, बॉडी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, लेकिन हाँ मास या तो बढ़ेगा तो घटेगा। अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज हुआ है ना, पॉजिटिव कब होगा, जब बॉडी होगा नेगेटिव चार्ज, मास कब घटेगा, जब बॉडी हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो दोनों हो सकता है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ना, 3 नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ ये क्वेश्चन नीट वाले में आता है ना, बोर्ड में तो नहीं आएगा लेकिन आपके नीट वाले में क्वेश्चन में आएगा। ये हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना, चाहे सीबीएसई आईसीएसई जो बोर्ड पढ़ रहे हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेट बोर्ड सबके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कंसीडर 3 चार्ज बॉडीज, है ना, इसको अच्छे से करते हैं क्वेश्चन को। हम लिखते हैं क्वेश्चन में 17 लिखते हैं। कहता है कंसीडर 3 चार्ज बॉडी पी क्यू एंड आर, तो बनाते हैं पी बनाते हैं क्यू बनाते हैं एक आर बनाते हैं। ठीक है, कहता है यहां पर कि पी एंड क्यू रिपेल ईच अदर, है ना। कह रहा है कि पी और क्यू क्या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। देखो पी और क्यू पहली बात करते हैं ना कि पी एंड क्यू रिपेल ईच अदर। अगर रिपेल्सन कब होगा, है ना, दो बॉडी रिपेल कब करते हैं, तो हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हो, पी और क्यू पे पॉजिटिव पार्टिकल को दूसरे को एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। या तो दोनों पे चार्ज कैसा हो, या तो दोनों पे चार्ज नेगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, या तो दोनों पे पॉजिटिव है या फिर दोनों पे नेगेटिव हो, तभी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब बात करते हैं एंड पी अट्रैक्ट आर। कह रहा है पी आर को अट्रैक्ट करता है ना। पी अगर आर को अट्रैक्ट करेगा, मतलब बात करते हैं केस नंबर 1 की, केस नंबर 1 केस नंबर 2। अगर पी आर की दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दूसरे को पी क्यू क्या कर रिपेल कर रहे हैं, लेकिन पी आर को अट्रैक्ट करता है, मतलब आर पे चार्ज कैसा होगा, आर पे चार्ज जरूर नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तभी तो पी और आर पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तभी अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, या अगर हम सेकंड केस की बात करें तो अगर पी आर को अट्रैक्ट कर रहा है और अगर मान लो अगर पी में अगर नेगेटिव चार्ज है, सेकंड केस में अगर पी पे का चार्ज अगर नेगेटिव है तो आर पे चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब कि आर पे चार्ज नेगेटिव हो सकता है, आर पे चार्ज पॉजिटिव हो सकता है। कर व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन क्यू एंड आर। कर बताओ क्यू और आर के बीच में कैसा नेचर है, फोर्स का नेचर कैसा है, बताओ क्यू और आर कैसा कर रहा है, बताओ। अब आपको यहाँ देख के लग रहा होगा क्यू और क्या कर रहे हैं, तो अब दोनों का चार्ज देख लो। हमसे पूछा गया क्यू और आर के बारे में, तो क्यू और आर में पूछा गया है तो क्या करना है, सिंपल था। यहाँ पर दोनों को देख लो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्यू पे नेगेटिव, आर पे क्यू पे पॉजिटिव और आर पे नेगेटिव, मतलब फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। जैसा अगर हम सेकंड केस की बात करें तो क्यू पे नेगेटिव चार्ज हो गया और आर पे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो भी क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। तो दोनों केस में क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, मतलब क्यू और आर क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आते क्वेश्चन पर हम 18 की तरफ लिखता है ए ग्लास रॉड रब्ड विथ सिलिकन सिल्क एक्वायर्स है नेगेटिव एक्वायर्स ए चार्ज ऑफ प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, देट व्हाट द चार्ज ऑन सिल्क, है ना। देखो ऐसा होता है, क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं 18 की तरफ। तो ऐसा होता है कि मान लो हमारे पास एक सिल्क होता है ना, सिल्क कपड़ा होता है ऐसा मान लो, इस पर आपने एक ग्लास रॉड से रब करोगे ना, एक ग्लास रॉड हो गया हमारे पास। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक ग्लास का रॉड है। जब इस पर आप रब करोगे तो क्या होता है कि जो ग्लास और रब विद सिल्क एक्वायर चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो इस ग्लास पर चार्ज कैसा जा रहा है, ग्लास पर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि वहां लिखा भी है कैसा चार्ज है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, इतना चार्ज आ गया। मतलब कि ग्लास में से इलेक्ट्रॉन चला गया है किस पर, सिल्क पर चला गया है, तभी तो ग्लास का चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हुआ है। मतलब कि चार्ज कहाँ चला गया है, सिल्क में चला गया। कितना चार्ज गया, नेगेटिव चार्ज। तो सिल्क पर चार्ज कैसा आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों स्टार्टिंग में कैसे थे, न्यूट्रल थे। तो ऑब्वियस बात है कि ग्लास में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो चले गए सिल्क पे, इसलिए ग्लास हो गया पॉजिटिव चार्ज, सिल्क हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। कितना होगा, कितना होगा, तो जितना चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन गया है, जितना इलेक्ट्रॉन गया है उतना ही तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, यानी इतना चार्ज सिल्क पर आया होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इधर आपका हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन 19 आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। लिखता है इज देयर एनी कंडक्टर विच कैन बी गिवन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड चार्ज। क्या कोई ऐसा कंडक्टर जिसको हम अनलिमिटेड चार्ज दे सकते हैं, तो नहीं। कैसा कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं होगा जिसको आप अनलिमिटेड चार्ज दे दो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम क्या बनाते, तो हम बना सकते थे कैपेसिटर।
है ना, क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में आप अनलिमिटेड चार्ज दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, कैपेसिटर में की एक लिमिट होती है चार्ज की ना। तो इसका सिंपल सा एक एग्जांपल होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर भी हम नहीं बना सकते इसमें एक अनलिमिटेड चार्ज हम दे पाए। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 20 लिखता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल सा वैल्यू है, इसकी आता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको याद रखना है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एप्सिलॉन नॉट का, आप चाहे तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, है ना। वैसे आपको वैल्यू सिर्फ याद रखना है कि 9 × 10⁹ होती है, इसको आपको बहुत जगह न्यूमेरिकल में आपको यूज करना पड़ सकता है अगर आ गया तो, वैसे आता नहीं है ज़्यादा। कहता है क्वेश्चन 21, ये आपका चैप्टर नंबर 4 का है ना, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, पता नहीं यहाँ क्यों दे दिया है। कहता है द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, जिसको एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को लोग बोलते हैं म्यू नॉट बोलते हैं, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 लिखता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज ए स्केलर वेक्टर। तो चार्ज कैसा होता है, चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये चार्ज आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, बात आ गया क्वेश्चन 22। आते क्वेश्चन नंबर 23 लिखता है व्हाट इज द मिनिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है। ठीक है, तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। तो जो मिनिमम चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ना, जो मिनिमम चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मतलब प्लस माइनस मतलब होता है कि कम, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा ना, इसको बोलते हैं मिनिमम चार्ज बोलते हैं। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, हमसे नहीं पूछा कि वो चार्ज नेगेटिव होगा, नहीं, वो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम भी होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। आते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, लिखता है व्हाट इज द, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इज चार्ज लेस देन दिस वैल्यू इज पॉसिबल। तो जो मिनिमम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसे क्या, इससे कम चार्ज पॉसिबल है, तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, लिखता है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू, 1 कूलम्ब कितने ESU के यूनिट के इक्वल होता है। ठीक है, तो याद रखना इसकी वैल्यू होती है, वो आता है 3 × 10⁹ है ना, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, इसको बोलते हैं ESU को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। ये नहीं आएगा ना एग्जाम में, ये नहीं आता है सब। ठीक है, तो करने की कोई खास जरूरत नहीं है, वैसे एग्जाम में सब आता नहीं है, एग्जाम का कुछ फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है वही आता है। ठीक है, आता है क्वेश्चन 26, लिखता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे। तो मतलब मुझे कह ही दिया गया है क्वेश्चन में 26 में कि आपको कितना चार्ज बनाना है, आपको जो चार्ज बनाना है वो 1 कूलम का चार्ज बनाना है। अब पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब n चाहिए, तो फॉर्मुला में पुट करना पड़ेगा Q = N, है ना। आंख बंद करके Q = N, जब भी पूछा जाए नंबर इलेक्ट्रॉन्स तो समझ लो Q = N ही लगने वाला है। तो हमसे n पूछा है नंबर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो हो जाएगा Q/E। चार्ज कितना दिया हमें 1 कूलम के बारे में, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बस क्या करना है, इसको रख के आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अगर आपको सॉल्व करो तो ये वैल्यू हो सकती है 10/1.6 इंटू, है ना, 10⁻18 लिख सकते हो, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6.25 × 10⁻18। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली याद रख सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका 6.25 × 10⁻18 कूलम। ठीक है, ये करेक्ट आंसर, इसको लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछा जाता है 1 कूलम पे चार्ज पे ही ये पूछते हैं, ना ही 2 कूलम ना ही 3 कूलम, कितना पूछते हैं वो मैक्सिमम टाइम जैकबोर्ड वाले वो 1 कूलम पे ही पूछ लेते हैं। बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन नंबर 27, लिखता है कोलंबियन फोर्स कैसा होता है ना, जो हम कूलम फोर्स की बात करते हैं क्वेश्चन 27 में, वो कैसा फोर्स होता है। तो जो आपका कूलम फोर्स होता है वो एक सेंट्रल फोर्स है, यानी वो 2 चार्ज के सेंटर के बीच में लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये फोर्स कैसा लगता है, ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स कैसा लगता है 2 चार्ज पार्टिकल पर लगता है, यानी 2 चार्ज जो बॉडी जिन पर आवेश हो चार्ज हो उन पर ही लगता है। तो ये कैसा होगा, ये केंद्रीय फोर्स भी होता है और ये आवेश पर ही लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। आते कुछ में 28 लिखता है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी। ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होगी वो ड्यू टू फ्रिक्शन होती है।
ठीक है, यानी जब दो बॉडी के बीच फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वैसे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही होना चाहिए था, कि रबिंग दो बॉडी को आप रब करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चाहिए। तो वैसे ये क्वेश्चन गलत पूछना है ना, ये क्वेश्चन गलत है ऐसे, इसका ऑप्शन दोनों हो सकता है सही। और मार्केट में जितने किसे पर आएंगे देखना, सब में ऐसे लिखा रहेगा, सब में उन्होंने उल्टा पुल्टा लिख के रखा है, समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन का मतलब होता है फ्रिक्शन के थ्रू, और अब जब दो बॉडी को जब भी आप अगर रब करोगे तो भी क्या होता है, तो भी तो फ्रिक्शन ही होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 29 लिख रहा है, एक चार्ज क्यूब इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स क्यू एंड माइनस क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, कि दो चार्ज को आपको ऐसे डिवाइड करना है, एक क्यू और प्लस क्यू में, सच दैट की है ना उनके बीच फोर्स मैक्सिमम लगे। तो ऐसा कब होगा, जब चार्ज को आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, है ना। वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आता है क्वेश्चन में से, अगर आ भी जाता है रखना, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है, तभी चार्ज दोनों के बीच में मैक्सिमम लगता है। ठीक है, क्वेश्चन 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आते क्वेश्चन नंबर 30 लिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, ई क्या है, ई एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आते क्वेश्चन में 31 लिखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा फील्ड है, तो ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है ना। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या बोलते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, यानी ये फील्ड जो होगा कैसा बोलेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन में 32 लिखता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि दो यूनिट याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम्ब होता है या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। तो हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, न्यूटन पर कूलम्ब, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 31 का यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो न्यूटन पर कूलम्ब यहाँ पर होता है आपका। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पर आते हैं 33 की तरफ। क्वेश्चन 33 की तरह है कि व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। कह रहा है कि व्हेन इज द नेट टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। कह रहा है कि एक डायपोल रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कह रहा है उस पर टॉर्क की वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी, यानी टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया कुछ एंगल के बारे में। तो सिंपल याद रखना है कि आपको यहाँ कुछ फॉर्मूला रखना है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा टॉर्क का, कौन सा। तो बात करें क्वेश्चन में 33, चलते क्वेश्चन में 33। तो फॉर्मूला जो टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वल होता है पी ई साइन थीटा, है ना। टॉर्क का फॉर्म होता है पी ई साइन थीटा, वह थीटा जो होता है एंगल होता है किसके बीच का, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच का। ठीक है, तो कह रहा है कि ये मैक्सिमम कब होगा, तो देखो ये मैक्सिमम कब होगा, यानी टॉर्क ना, तो लिखना कि टॉर्क मैक्सिमम होगा, है ना। टॉर्क मैक्सिमम होगा व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, है ना, व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम। और ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो साइन 90 पे आती है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी साइन थीटा की, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक, ये साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। दिस इंप्लाई मतलब थीटा कितना होगा, थीटा उस पर होना चाहिए 90 डिग्री, यानी जब थीटा 90 डिग्री होता है उसमें हमारा टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो क्या करना है आपको, सिंपल से रखना है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल इज 90 डिग्री। मतलब कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहा हो और आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रहा वो ऊपर रहा हो, सच दैट कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। इसमें क्या लगेगा, इसमें जो हमारा टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम होगा। बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते रहो, है ना, जितना करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा एग्जाम के लास्ट तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन 34 कहता है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्या नेट फोर्स कितना होता है एक डायपोल पर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैंने पहले ही कहा था, आई थिंक क्वेश्चन 1 या 2 में आपने देखा होगा, जब मैंने बताया था कि जब भी एक डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर जो नेट टोटल फोर्स लगता है वो कितना होता है, वो 0 जाता है। इस पर जो नेट फोर्स लगेगा यानी एफ नेट हो जाएगा वो 0 हो जाता है, यानी जो नेट फोर्स लगता है वो एक डायपोल पर 0 हो जाता है। क्यों होता है, थोड़ा सा रीजन भी समझ लेते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की। ठीक है, तो मान लो हमने एक रखा डायपोल, डायपोल में क्या होगा, यहाँ पे चार्ज होगा माइनस चार्ज, यहाँ होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। ठीक है, तो कितना लगेगा फोर्स देखते हैं। तो इस वाले पर चार्ज पर लगेगा फोर्स, वो लगेगा एफ आगे। ठीक है,
इस वाले चार्ज पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा पीछे, कितना लगेगा F। तो दोनों फोर्स कहता है इक्वल है एंड ऑपोजिट है, एक आगे लग रहा है तो पीछे लग रहा है, इसलिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ से जो नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 0 और करेक्ट आंसर आ जाएगा 1। आते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। वैसे 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका अगला चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन जल्दी जैक बोर्ड तो नहीं पूछता है, हाँ सीबीएसई और आप बोलो तो अदर बोर्ड या फिर बोलो नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 को हम लिख रहे हैं यहां पर, है ना। कह रहा है व्हेन इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। कह रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो बताओ उसमें उसकी एनर्जी कितनी हुई। यू को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो हमें फॉर्मूला पूछा गया है। कब पूछा गया है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो देखो फॉर्मूला स्टेबल जब इक्विलिब्रियम होती है उसमें जो थीटा की वैल्यू होती है ना, उसमें थीटा की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। ठीक, पास में जा गया। और जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा। थीटा के लिए 0 डिग्री है तो लिखना पड़ेगा माइनस पीई कॉस थीटा। थीटा के लिए हो जाएगी 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा ओनली माइनस पीई। तो माइनस पीई द करेक्ट आंसर और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। लिखता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोलमेंट। डायपोलमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है ना। और अपना कमेंट भी करते रहना, बस मेरी बात को सुनते मत, तो अपना कमेंट करते रहो और एंड में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में और सारा क्वेश्चन आपका करने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो कह रहा है व्हाट द डायरेक्शन ऑफ डायपोलमेंट। डायपोलमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो याद रखना कि डायपोलमेंट होता है क्या कि जब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए एक बहुत ही कम दूरी पर, है ना, जिनके बीच का डिस्टेंस मान लो अगर 2L हो गया, है ना, D भी होता है 2L भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसमें जो डायपोलमेंट का डायरेक्शन तो कहां से कहां होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, इसे P। ठीक है, सो डायपोल का डायरेक्शन कहां से होता है, हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल होगा, यानी जिधर जो चार्ज रखा है दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही होगा, जिधर है ना उधर ही होगा। और किधर कहां से कहां होगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात को जानना अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कहता है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट कब होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट तब होती है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। कैसा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यानी एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड हो। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम 36 की। ठीक है, लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो ये कब होगा, तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसकी जो फील्ड लाइंस होती है वो ऐसे स्ट्रेट होती है। तो ये किसके लिए होता है, ये हमेशा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो स्ट्रेट होती है, सीधी रेखाएं में होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ ए डायपोल, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला होना चाहिए। तो डायपोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, है ना, Q इंटू 2L। ठीक है, तो यूनिट पूछा गया है तो चार्ज करंट होता है कुलम और 2L मतलब लेंथ हो गया, लेंथ करंट होता है मीटर। तो आपका जो यूनिट हो जाएगा यानी यूनिट ऑफ P यानी यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट P वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कुलम मीटर। तो यूनिट ऑफ डायपोल हो जाएगा P हो जाएगा आपका कुलम मीटर और ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से 1 नंबर करेक्ट। ठीक है, आई होप आप सबको समझ भी आ रहा हो क्वेश्चन। अगर आपने चैप्टर को रिवीजन कर लिया हो तो मेरी बात करता हूँ, जब भी आप चैप्टर देने को अगर देने जा रहे हो तो पहले उस चैप्टर का अच्छे से पढ़ लो, है ना, उस चैप्टर को रिवीजन कर लो, उसका सारे फॉर्मूले देख लो और तब टेस्ट देने बैठो। इससे आपका 2 महीने में बहुत ही अच्छा एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा, आपको एकदम बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। या मैं अभी से नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 5-6 साल जब से मैं पढ़ा रहा हूँ जैक बोर्ड को तब से सही बच्चों का एग्जाम अच्छा जाता है, इसलिए मैं अपने एक कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ और बच्चों के रिजल्ट को देख के मैं कह रहा हूँ जो बच्चों ने यहाँ से पढ़ा था। आते क्वेश्चन नंबर 38, है ना। और एक बात है, तो कमेंट तो करते रहो और शेयर सब्सक्राइब तो करते रहो, है ना, तभी काम होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये जैक बोर्ड क्वेश्चन पूछ चुका है ना, ये PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, और हर गेस्ट पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वर्मा शर्मा जी से ना, वर्मा देखो मैं बोलता हूँ वर्मा जी शर्मा जी बोलता रहता हूँ, तो वर्मा जी शर्मा जी को देखोगे की किताब को देखना, उनके सब में यही क्वेश्चन मिलता है। क्या बताओ कि 2 चार्ज है, एक है 1 माइक्रोकूलम, एक है 5 माइक्रोकूलम, तो कह रहा द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो सिंपल सी बात है ना, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो मान लो अगर 2 चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज एक सेकेंड चार्ज, ठीक है,
तो दोनों के बीच में फोर्स कैसे लगाएगा, तो एक पे चार्ज कैसा है 1 माइक्रोकुलम है और सेकंड पे चार्ज है वो प्लस माइक्रोकुलम है। तो आपने पढ़ा होगा है ना, जो कुलम फोर्स होता है क्या होता है, ये इक्वल एंड अपोजिट होता है, यानी जितना फोर्स ये पीछे लगाएगा, जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा एफ पीछ, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, क्या करेगा दूसरे को रिपेल करेगा। तो प्लस 5 वाले ने 1 कुलम वाले को पीछे ढकेला, तो ये प्लस वाला भी वो 5 वाले को भी रिपेल करेगा एफ से पीछे। तो दोनों फोर्स कहता है दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर होती है, यानी F1 और जो F2 होगी दोनों फोर्स, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो K इंटू, है ना, इसको मान लो मैंने बोल दिया Q1, इसको बोल दिया मैंने Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था इसको मैंने मान लो लेट्स सपोज R मान लिया, तो फॉर्मूला होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। हमसे पूछा है इन दोनों फोर्स का रेशियो कितना होगा, दोनों पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू, यानी हमसे F1 बाई F2 की का रेशियो पूछा गया है। सिंस दोनों फोर्स इक्वल है ना, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1/1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है इसलिए, ठीक है। तो आग मतलब सीधा आंसर आना चाहिए 1/1 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। लिखता है 2 पॉइंट चार्ज प्लस 3 माइक्रोकुलम आर 100 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ड्यूरिंग द चार्ज विल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। कह रहा है 2 चार्ज रखा हुआ है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, है ना, कमेंट करते रहो अपना। कह रहा है कि 2 चार्ज रखे हैं कितने पर, एक रखा है प्लस 3 माइक्रोकुलम और दूसरा चार्ज भी कितना है, वो भी प्लस 3 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा हुआ है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 सेंटीमीटर रखा हुआ है। कह रहा है कि बताओ इनके बीच नेट इंटेंसिटी कहाँ पर जीरो होगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो दोनों का जो नेट इंटेंसिटी होगा वो बीच में जीरो होगा, है ना, सेंटर पे कहीं होगा, इन दोनों के लाइन ज्वाइन करने वाले लाइनों के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक फोर्स इसको अगर इधर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई होगा इधर, तो दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा ई, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ये पॉइंट होगा मिडिल पॉइंट, यानी इसको बोलते हैं मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट तो कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दोनों की वैल्यू 3 थी इसलिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आते क्वेश्चन पर हम 40 की तरफ। कह रहा है 4 चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ईच साइड 0.1 मीटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे क्या रखा है, देखो स्क्वायर क्या होता है, इसके चारों साइड क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। तो मान लो हर चार्ज पे क्या रखा है, 4 चार्ज रखे हुए हैं और सभी चार्ज के लिए कितनी बराबर है। मतलब यहाँ पर मान लो अगर चार्ज एक रखा Q, तो यहाँ भी चार्ज कितना है Q, यहाँ भी चार्ज Q है और यहाँ भी चार्ज Q है। और तुमने कहा कि सबका साइन सेम है ना, सेम साइन का मतलब सभी पॉजिटिव है या तो सभी नेगेटिव है और सभी का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो मैंने मान लिया कि सबका मैग्नीट्यूड Q हो गया और सभी पे जो साइन है वो प्लस 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 हो गया, ठीक है। डिस्टेंस स्क्वायर है तो उसके सारे साइड लेंथ का वैल्यू बराबर होगा। पूछा है सेंटर पे कितना होगा, भाई बता दो सेंटर पे। तो सेंटर पे मान लो क्या होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा R, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा R, ठीक। ये भी डिस्टेंस होगा R, ये भी डिस्टेंस होगा R, क्योंकि ये स्क्वायर था, ठीक है। कह रहा कि सेंटर पे जिसको मैंने अभी C से लिखा है, इस O से लिखा है, बताओ इस O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, देखो है ना, यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी, ठीक, क्या करना है कि ऊपर जो चार्ज है ना, वो नीचे एक इसका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस साइड होगा E, नीचे वाले का इस साइड होगा इंटेंसिटी E, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, दोनों करेगा कैंसिल आउट। इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, सिंस और ये वेक्टर है तो आपको डायरेक्शन भी बनाना पड़ेगा। बात करते हैं जो नीचे का चार्ज Q है वो ऊपर एक अपना इंटेंसिटी बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E का, ठीक है। वैसे जो ऊपर जो हमारा ऊपर में जो एक हमारे पास पड़ा चार्ज Q है उसका भी नीचे बनेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ये भी क्या करेगा दूसरे को कैंसिल आउट। तो नेट जो इंटेंसिटी आएगा E नेट, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंख बंद करके जीरो, है ना, कितना होगा, जीरो होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, है ना, सभी में जीरो होता है यूनिट वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किस कैरेक्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं 41 की। तो सुनो, मैंने कहा था बहुत फेमस फॉर्मूला है E इक्वल टू माइनस dV/dx, है ना, पता नहीं ये फॉर्मूला हमेशा नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैक बोर्ड डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले को ही पूछता रहता है बार बार कि बताओ कौन सा फॉर्मूला सही है। तो E इक्वल टू माइनस साइन ऑफ dV/dx, ठीक है। देखो dV मतलब
पोटेंशियल का डिफरेंस, इसका यूनिट होता है वो, है ना, यूनिट लिखा जाए तो वोल्ट होता है, और डिस मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस यूनिट होता है मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, है ना, यानी इसको सकते हैं वोल्ट पर मीटर किस सेट हो गया, वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये यूनिट होता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट होते हैं, एक को होता है न्यूटन पर कूलम और एक होता है हमारा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन 42, लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। तो कहता है टोटल चार्ज कंजर्व, सारे चार्ज कंजर्व होते हैं, ये बात सही, हाँ सही है, ठीक। बी कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज क्वांटाइज होते हैं, यानी Q इक्वल टू ए नहीं होता है, ये भी सही है, ये भी फॉर्मूला सही है। कह रहा है नॉट सेटिस्फाइड, यानी कौन गलत है पूछा जा रहा है। दो टाइप के चार्ज होते हैं, ये भी सही है ना, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ये भी सही है। लेकिन ये गलत ऑप्शन है ना, ये नहीं, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी सर्कुलर लूप नहीं बनाती है ना, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। ठीक है, तो याद रखना 42 में कि ऐसा कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रॉन्ग, ये नहीं होता है कभी, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी लूप नहीं बनाती, यानी सर्कुलर लूप कभी भी नहीं बनाती, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट, द रॉन्ग आंसर। आता है क्वेश्चन नंबर 43, लिख रहा है ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन एयर। कह रहा है कि दो चार्ज है, मान लो, है ना, दो चार्ज है, यहां पर मान लो लिख लिया Q1 एंड Q2, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो हो गया R। तो अभी इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 4 न्यूटन है, यानी F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू होता है ना, वो होता है 1/K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी क्यों नहीं, इसकी वैल्यू क्यों है 4 न्यूटन। कह रहा है कि अगर इफ द स्पेस बिटवीन देम इज कंप्लीटली फिल्ड विद ग्लास, कह रहा है कि मान लो अभी भी ऐसा ही रहे, है ना, हम कह रहे हैं कि मान लो अभी भी दो चार्ज रखे हैं, है ना, एक Q1 और Q2, ठीक, अभी भी डिस्टेंस R है, ठीक। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको कहाँ रख रहे हैं, दो चार्ज को हमें ग्लास में, इनके बीच का जो स्पेस था इसको हम क्या फिलअप कर दिया, किससे, ग्लास से, मतलब ये ग्लास लग दिया बीच में इसके। तो क्या बताओ अब फोर्स कितना होगा, है ना। तो सिंपल याद रखना कि अब जो फोर्स होगा वो F डैश हो जाएगा, और F डैश फोर्स की वैल्यू होती है वो F डिवाइड बाई रिलेटिव परमिटिविटी ER होती है, या इसको F/K भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा ना, ये वाला फॉर्मूला एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बहुत काम आता है आपका, ठीक है। तो F/K, तो जो नया फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, F डैश की वैल्यू होगी वो F/K या F/ER होगा। तो F की वैल्यू कितनी थी 4 न्यूटन, और जो रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है उसकी वैल्यू कितनी की वैल्यू गिवन है वो 8 गिवन है। तो 4/8 यानी 1/2 बार मर जाएगा, तो 1/2 तो हो जाएगा 0.5 न्यूटन। तो 0.5 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है ना, कि F डैश होता है वो F डिवाइड बाई K, यानी F डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट R, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी होता है। बस इतना ही आपका रखना है, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन 44 कहता है कि टू चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ d एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर। कह रहा है टू चार्ज स्फीयर्स है, मान लो आए क्वेश्चन 44, कह रहा है कि मैं टू चार्ज स्फीयर, मान लो एक चार्ज स्फीयर यहाँ हो गया, एक चार्ज स्फीयर यहाँ हो गया, और इनके बीच का चार्ज तो गिवन नहीं, तो मान लो एक को हमने Q1 बोल दिया, एक को हमने Q2 बोल दिया, ठीक। कह रहा है इनके बीच का जो डिस्टेंस मान लो कितना गिवन है वो d है, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F है। तो F का फॉर्मूला हो जाए क्या, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई D स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है फोर्स का। कह रहा है इफ चार्ज आर डबल, कह रहा है कि अगर आपने चार्ज को डबल कर दिया, है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, कह रहा है चार्ज को भी दोगुना कर दो और उनके बीच का डिस्टेंस को डबल कर दो, तो बताओ अब नया फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल सी बात कर रहा है कि अब जो नया फोर्स बताओ कितना होगा, है ना। जब क्या कर, जब आपने चार्ज को डबल कर दिया, यानी जो Q1 था वो 2Q1 बन गया, ठीक, जो Q2 था वो 2Q2 बन गया, यानी हम दोनों चार्ज को हमने क्या किया, डबल कर दिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस d था वो भी क्या बन गया, वो भी 2D बन गया। तो 2D का स्क्वायर करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं, तो ऊपर 2 इंटू हो जाएगा 4, तो 4 इंटू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 2D का स्क्वायर बन जाएगा, वो बन जाएगा 4D स्क्वायर, ठीक है। फिर देखोगे यहाँ से फोर्स ने 4 को मार दिया, तो फिर से क्या बच गया, बन गया हमारे पास K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई D स्क्वायर, और यही क्या था, यही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना। यानी इसको फिर से क्या लिख सकते हो आप, F लिख सकते हो, यानी आप बोल सकते हो ऐसा कि F डैश है वो F के इक्वल, यानी अभी भी फोर्स कितना रहेगा, सेम ही रहेगा, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर है, मतलब कि जो नया फोर्स है वो अभी भी F रहेगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 45,
ये आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा, पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो सिंपल रखना कि ई की वैल्यू क्या होती है, वो माइनस dv बाई dx होती है। ठीक, बस इतना रखना हो जाएगा। ठीक, आते क्वेश्चन 46 लिखता है ए पॉजिटिवली ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड है, कह रहा है कि वो एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो कर बताओ वो ऑब्जेक्ट क्या है। तो मान लो हमारे पास एक ग्लास रॉड हो गया ये पर, ठीक है, इस पर चार्ज कैसा है, इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, ग्लास रॉड। ठीक, उसने कहा था पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है। देखो ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। देखो या तो अगर ऑब्जेक्ट अगर पे चार्ज अगर नेगेटिव है तो भी क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, खींचेगा। या अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो अगर न्यूट्रल हो तो भी क्या करेगा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी ये अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, जैसे आप होता है ना, एक चुंबक होता है आपका, मैग्नेट होता है, मैग्नेट क्या करता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी खींचता है और एक मैग्नेट लोहे को भी खींचता है, जबकि लोहा तो एक मैग्नेट है नहीं फिर भी खींचता है। वैसे ही पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को खींचेगा या फिर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी अपनी ओर खींचता है, दोनों हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका कि आइदर वो नेगेटिव चार्ज है या तो फिर वो न्यूट्रल है, दोनों को क्या करेगा, वो दोनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बात समझ आ क्या। आते क्वेश्चन 47। ठीक है, आरएम क्वेश्चन नंबर 47 लिखता है ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको करना पड़ेगा, अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल भी है, थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा क्वेश्चन को। आई थिंक कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन में नंबरिंग में मिस्टेक भी हो सकता है, चेक कर लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत की बात है नहीं। करते क्वेश्चन 47 है ना। 47 क्या 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +3 एंड -8 माइक्रोकुलम अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या दो चार्ज है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियस बात है, एक पे चार्ज +3 है, एक पे +8 है ना। दोनों को लिखना माइक्रोकुलम, ये भी माइक्रोकुलम होगा ऐसे। ठीक है, ये माइक्रोकुलम लिखा हुआ है। क्या दोनों को एक दूसरे खींच रहे हैं, किस फोर्स से, 1 न्यूटन के फोर्स से। तो मतलब एक ही बात है कि अभी दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, अभी के दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन का है। इक्वल टू हो जाए के इंटू है ना 3 माइक्रोकुलम, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻6 और 8 माइक्रोकुलम का मतलब होता है 8 इंटू 10⁻⁻6। साइन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है एक चार्ज प्लस है एक चार्ज माइनस है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 38 हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा k/d² और ऊपर हो जाएगा 24 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, यानी बोल सकते हो कि जो k/d² की वैल्यू है वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 24 इंटू 10⁻⁻12 भी हो गया। ठीक, अब एक अगला पार्ट क्या कहता है, कह रहा है कि ए चार्ज ऑफ प्लस माइक्रोकुलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। कह रहा है कि दोनों पे कितना चार्ज दो, कहता है दोनों पे चार्ज दो प्लस माइक्रोकुलम का। देखो क्या होगा, जो +3 था उसमें +5 और ऐड हो गया है ना, +3 माइक्रोकुलम था पहले, उसमें आपने +5 और ऐड कर, देखो करना क्या है ना, इस +3 माइक्रोकुलम को आप में +5 माइक्रोकुलम चार्ज दो तो कितना बन जाएगा, तो अब ये बन जाएगा +8 माइक्रोकुलम, क्या चार्ज बन जाएगा +8 माइक्रोकुलम। एंड और क्या कह रहा है कि अब ऐसा ही आपने क्या किया, प्लस माइक्रोकुलम का चार्ज आपने इसी भी दिया है दोनों को, क्योंकि एडेड करना है दोनों में, एडेड टू ईच ऑफ देम, दोनों को देना है। तो जैसे आप दूसरे वाले को दोगे उस पर पहले चार्ज कितना था, -8 माइक्रोकुलम था, उससे +5 और आ गया तो कितना बन जाएगा, अब वो बन जाएगा माइनस कितना, अब वो बन जाएगा -3 माइक्रोकुलम। ठीक, मतलब अब एक पे चार्ज हो गया प्लस, एक पे चार्ज आ गया माइनस, मतलब अभी फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव ही है, लेकिन है कितना देखते हैं। ठीक है, तो अब मान लो नया फोर्स हो जाएगा एफ निकालते हैं, मान लो नया फोर्स एफ हो गया तो फॉर्मूला क्या होगा, के इंटू है ना, डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, d² ही है। ठीक, हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 और दूसरा चार्ज हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6, तो हो जाएगा एफ के लिए जाएगी k/d² इंटू हो जाएगा 38 या 24 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, अब k/d² के लिए कितनी है, तो ये था 1/24 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ऊपर ध्यान दो ये 24 38 24 होता है, 24 होगा। ठीक, तो ऊपर में कितना, ऊपर में भी है 24 इंटू 10⁻⁻12, सेम ही है। तो दोनों क्या करेगा, दोनों को कैंसल आउट कर लिया, कितने वैल्यू आ गए, फिर से 1, यानी अभी भी जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन ही होगा। और फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो यहाँ देख के बताओ, एक पे चार्ज प्लस एक पे चार्ज माइनस, मतलब फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव, यानी अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी फोर्स कैसा होगा, अभी फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन 48 है ना। 48 मुझे लग रहा है एक नंबर में कुछ मिस्टेक तो हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन लिए थे। कोई नहीं, बात नहीं, आपको
अपना आंसर करते चले जाना है। और क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और वीडियो को शेयर करना है दूसरे तक, व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी यूज करते हो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचाओ कि हाँ यहाँ पर शुरू हो चुका है लाइव टेस्ट, है ना, टेस्ट शुरू हो चुका है, देना स्टार्ट करो। बहुत पहले से हम स्टार्ट कर दिया, लास्ट टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होगा, इसलिए हम चाहते हैं अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए और टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। एक चैप्टर पढ़ते चले जाइए और उसके रिवीजन करते चले जाइए। कह रहा है विच ऑफ द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है। हम बात करें क्वेश्चन 48 की, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कितना होता है, ये होता है 8 इंटू 854 इंटू 10⁻⁻12, है ना, यही तो होता है, ठीक है। यानी 8 इंटू 854 इंटू 10⁻12 और होता है ये कुलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है इसका यूनिट। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1, है ना। तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक। ऐसा जैक बोर्ड ऐसा नहीं है कि वो ऐसे वैल्यू पूछेगा, कभी कभी पूछ भी सकता है, तो आपको याद होना चाहिए, आपने याद किया भी होगा, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन 49 विच वन ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसमें से कौन सा चार्ज है जो पॉसिबल है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो भी चार्ज होगा, है ना, हमने पढ़ा है कि Q इक्वल टू होता है NE, क्या होता है, Q इक्वल टू होता है NE। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, है ना, तो हमें पता है कि Q इक्वल टू होता है NE होता है, मतलब N होगा वो इक्वल टू Q डिवाइड बाई E होगा, ठीक है। और N क्या होता है, N एक इंटीजर होता है, एक पूर्णांक होता है, ठीक है। मतलब और तो मतलब ये Q डिवाइड बाई E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। मतलब ये जो Q होगा ना, ये जो Q लिखा है हमने, ये जो Q होता है, ये ऊपर वाली Q वैल्यू, ये एक मल्टीपल होगा 1.6 का, मतलब ऐसा नंबर होगा जो 1.6 से डिवाइड हो जाए। तो कौन सा नंबर है जो 1.6 से डिवाइड होने वाला है ना। 5.8 नहीं होता है, 3.2 होता है, 3.2 1.6 से डिवाइड होता है 2 टाइम्स में, तो यही पॉसिबल है। 4.5 कभी भी 1.6 से डिवाइड नहीं होगा, 8.6 कभी भी 1.6 से डिवाइड नहीं होगा, जो होगा वो कौन होगा, वो सिर्फ ओनली 3.2 ही हो सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही चेक करना होता है कि एक आगे का नंबर उठा लो और देख लो कि क्या वो 1.6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। पूछा था कि कौन सा पॉसिबल होगा, तो ऐसा नंबर जो 1.6 से डिवाइड हो जाए वही पॉसिबल है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका 49 का ऑप्शन नंबर 2, ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमने कुछ आपको बता दी पॉइंट क्वेश्चन, ये बहुत ही फेमस गेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन है जो मैं आपको दिया है। नाम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप जिनको जब मार्केट में गेस्ट पेपर आएगा तो आपको समझ जाओगे कि किस गेस्ट पेपर का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। बाकी कुछ हम आपको सारा करा देंगे, ठीक है। इतना पंद्रह को बाकी आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम वगैरह सबका लिंक यहाँ मिल जाएगा ना, टेलीग्राम व्हाट्सअप जितना है सबका लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, है ना, जो करना है करो, ट्रोल करना है ट्रोल करो, लेकिन हाँ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, बस इतना ही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। 2 साल आप अच्छे से पढ़ो, 2 महीने अच्छे से पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाओ, और आगे फ्यूचर में अच्छा करो, और हमारे चैनल को भूल मत जाना, है ना, और हमें कभी भूल मत जाना, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, फिर लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करते रहे।